नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, अब तक हमने आपको पढ़ाया हिंदी व्याकरण के विषय में और आज हम शुरू करेंगे आपकी हिंदी की दूसरी पुस्तक यानी लिटरेचर, जिसका नाम है वसंत भाग 2। और आज से हम आपको वसंत भाग 2 भी पढ़ाएंगे, यानी एक पार्ट हम आपको व्याकरण का पढ़ाएंगे और फिर अगली बार आपको दूसरा पार्ट वसंत का पढ़ाया जाएगा, यानी साहित्य का पढ़ाया जाएगा। तो छात्रों, आज शुरू करते हैं हम वसंत भाग 2 का पहला पार्ट, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और ये एक कविता है। इस कविता की रचना श्री शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा की गई है। इन्होंने इस कविता में आज़ादी के विषय में कहा है, जैसा कि इसका नाम भी है हम पंछी, पंछी यानी कि पक्षी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात पक्षी ये इस कविता में बताने की कोशिश करते हैं कि वे आज़ादी से आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उन्मुक्त यानी कि आज़ाद गगन में उड़ने वाले, विचरण करने वाले पक्षी हैं। और इन्होंने इनडायरेक्टली वे में इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर इशारा किया है कि प्रत्येक प्राणी के लिए आज़ादी कितनी प्रिय होती है और आज़ादी के अतिरिक्त उसको कोई भी और कीमती से कीमती चीज़ भी उतनी प्रिय नहीं हो सकती, यानी कि आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। इस कविता में भी पक्षियों के माध्यम से कवि ने यही कहने का प्रयास किया है कि आज़ादी प्रत्येक प्राणी के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कविता के विषय में और बताते हैं आपको इस कविता की व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी का मतलब आप जानते ही होंगे बच्चों, पक्षी। उन्मुक्त गगन यानी स्वतंत्र गगन, जिसके लिए कोई बंधन, कोई बाधा ना हो। तो यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश के पंछी हैं और हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, अर्थात वो कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार की कैद में या बंदिश में नहीं रह सकते। पिंजरबद्ध होने का मतलब है कि कैद में रहना, परतंत्रता में रहना या दूसरों की गुलामी में रहना। तो पंछी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पंछी हैं वो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं और हम पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का अर्थ है, कनक का मतलब होता है सोना और तीलियों से यहाँ पर तात्पर्य है सलाखें। तो पंछी कहते हैं कि अगर आप हमें सोने की सलाखों से बना हुआ पिंजरा भी देंगे तो भी हम वहाँ पर नहीं रह सकते। पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ होता है रोमांचित होना, यानी उनके जो रोमांचित पंख हैं वो उन सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे, क्योंकि पंछियों का स्वभाव होता है उड़ने का और वो किसी पिंजरे में बंद नहीं रह सकते हैं और वो उड़ना चाहते हैं। अगर हम उनको पिंजरे में बंद करके रखेंगे, भले ही वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, वो पंछी फिर भी उड़ने की कोशिश करेंगे और वे अपने पंखों को नष्ट कर सकते हैं। अगला पद है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका अर्थ है हम बहता जल पीने वाले, पंछी कहते हैं कि हम नदियों का स्वच्छ जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। यदि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद रखेंगे, अगर आप हमें किसी भी पिंजरे में बंद रखेंगे तो आप हमें पीने के लिए पानी, भोजन कुछ भी दे दीजिए, हम उसको नहीं खाएंगे और हम भूखे प्यासे ही दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी। निबौरी का मतलब होता है नीम के पेड़ पर आने वाला फल और कटुक का अर्थ होता है कड़वा, यानी उनके लिए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कड़वी निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। मैदा कहते हैं आटा जो होता है वो अगर बारीक पिसा हुआ हो तो उसे हम मैदा कहते हैं। और मैदा से यहाँ पर तात्पर्य है
भोजन से, दाने से। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, चिड़िया कहती है कि हमारे लिए आप पिंजरे में बंद रख कर अगर दाना देंगे तो हम उसको नहीं खाएंगे, बल्कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, जबकि हमको उसके स्थान पर नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ ज़्यादा पसंद हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। इसका अर्थ है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण का मतलब है सोना और श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर। यानी अगर पंछियों के गले में सोने की जंजीर डाल दी जाए तो क्या होगा, वे गुलामी में रहेंगे, परतंत्रता में रहेंगे। तो अपनी गति का मतलब होता है जो उनकी स्पीड है, जो उनकी तीव्रता है, अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी वे अपनी गति और उड़ान की, उड़ने की जो गति है उसको वो भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ होता है वृक्ष और फुनगी का अर्थ होता है वृक्ष की सबसे ऊंची डाली। जब पक्षी, आपने देखा होगा कि जब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठे होते हैं और जब हवा चलती है तो वो ऊंची डाली ऊपर नीचे की ओर हिलती है, जो उनको झूले जैसा आनंद देती है। तो पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि वे सोने की जंजीर में बंद कर अपनी गति और उड़ान सब भूल जाते हैं और वो ऐसी स्थिति में सिर्फ सपने ही देखते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर आनंद से झूला झूल रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार का जो उनका कल्पना है, कवि की ये जो कल्पना है, ये कल्पना पक्षियों के परतंत्रता की कल्पना है। परतंत्रता में पक्षी जब पिंजरे में बंद होते हैं तो ये सब सोचते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ, नीला नभ यानी कि आकाश से यहाँ बात हो रही है, की सीमा पाने। सीमा का अर्थ होता है बॉर्डर या कोई भी किसी भी क्षेत्र का अंतिम स्थान। तो वो कहते हैं कि आकाश जहाँ पर समाप्त होता है, हम उस स्थान पर पहुँचने के लिए उड़ते रहते, ऐसा उनका अरमान था, ऐसी उनकी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण यानी कि जिस प्रकार से सूर्य की किरण लाल होती है, उसके जैसी अपनी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तारक का अर्थ होता है तारे, यानी कि आकाश के तारे जो छोटे छोटे हमें दिखाई देते हैं। कवि ने यहाँ पर उनको अनार के दानों के रूप में उनकी कल्पना की है। चिड़िया ये सोचती हैं कि वो हमारे लिए अनार के दाने हैं, अनार के दाने के समान हैं, तो हम उनको बहुत ऊंचाई तक उड़ने के बाद उनको हम खाते, उनको हम चुगते, ऐसी उनकी कल्पना है। अगला पद है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। तो क्या होता, क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश का वह स्थान, वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। तो वे कहते हैं कि होती सीमा ही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी कि पंख आपस में प्रतियोगिता करते उस क्षितिज तक पहुंचने के लिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वे उस क्षितिज तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी तनने का अर्थ है कि उनकी मृत्यु हो जाती, अर्थात या तो वे मर जाते या फिर वे उस क्षितिज तक पहुंच जाते। जाइए आगे कवि कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ का अर्थ है घोंसला, यानी वे कहते हैं कि हमें चाहे आप टहनी का घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारा जो घोंसला है उसे भी भले ही आप नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल का मतलब होता है उत्सुक, यानी जो उनकी बेचैनी है, उन उड़ने की उनकी बेचैनी में किसी प्रकार की बाधा मत डालो। भले ही उनके घोंसले को तोड़ दो, उनको स्थान मत दो घोंसला बनाने के लिए, कितना भी उनके साथ उत्पीड़न कर लो, मगर ईश्वर ने उनको जो पंख दिए हैं उन पंखों की बेचैनी भरी उड़ानों में विघ्न न डालो। तो छात्रों, ये थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की व्याख्या। आपने सुनी और जाहिर से तौर पर समझी भी। तो छात्रों, इस कविता को समाप्त किए जाने के बाद अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ। करना है
क्या है आपको, बिल्कुल आपको पता ही होगा। जो कठिन शब्द आपको दिए जा रहे हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में 3-3 बार लिखने हैं। एक कठिन शब्द को आपको 3 टाइम लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको सारे कठिन शब्द करने होंगे। इसके अलावा जो आपको शब्दार्थ दिए जा रहे हैं वो शब्दार्थ आपको याद करने हैं, साथ ही साथ उन शब्दार्थों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। ये कार्य आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। यहाँ आपको बता दूं कि अब आप जो भी कार्य करेंगे वो संभवतः कोशिश करेंगे कि आप फेयर नोटबुक में करें, लेकिन यदि किसी कारण से आपको फेयर नोटबुक नहीं मिल पा रही है तो आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इस कार्य को फेयर नोटबुक में नोट करें। तो छात्रों, यहाँ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन कल हम आपको बता दें कि कल हम चर्चा करेंगे इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों की। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, साथ ही समझाऊंगा, और इसके अलावा आपको असाइनमेंट के रूप में कुछ नए प्रश्न भी घर पर हल करने के लिए दूंगा। फिलहाल आज के लिए आपका गृह कार्य यही है कि आप कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखेंगे और शब्दार्थों को वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।